हाँ जी सर, क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ फिर उसके आंसर को समझाता हूँ। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू मिस्टर वाई एंड पेड ₹10,000 इन कैश इमीडिएटली and for remaining amount he draws a bill on Mr. Y for ₹78,000 to which Mr. Y accept and return to Mr. X. Mr. Y ने रिटर्न कर दिया एक्सेप्ट करके Mr. X को. The bill was duly transferred to Mr. Z, a creditor for 80,000 on due date. On due date, bill was duly honored. यानी कि बिल जो था वो ऑनर हो गया, डिसऑनर नहीं हुआ। ठीक है सर। अब सबसे पहली बात जो आप लोगों ने गलतियां की हैं वो आपने यहाँ पे किया है, सीधा सीधा जर्नल एंट्री बनाई है अपनी कॉपीज में। मैंने जो चेक किया, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर 90,000। नहीं सर, वाई के नाम का बिल तैयार ही नहीं किया जाएगा 90,000 के लिए, केवल 80,000 के लिए किया जाएगा, क्योंकि वाई जो है ना वो कैश दे रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वाई को क्रेडिटर बना दें, पहले वाई को डेटर बना दें और उसके बाद में उसको अगली एंट्री के अंदर उससे कैश रिसीव कर लें। ऐसा नहीं करना। जब बोला गया है ना कि 10,000 रुपए की कैश सेल्स और कैश परचेज हुई है, तो कैश सेल्स और कैश परचेज की एंट्री बनाओ। हाँ, दो एंट्रीज, अगर आपको लिखने में दिक्कत आती है तो आप दो एंट्रीज लिख सकते हैं, वाई डेबिट टू सेल्स या फिर कैश डेबिट टू सेल्स। बाकी ये मर्ज करके लिखेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, वाई डेबिट कैश डेबिट टू सेल्स। यानी कि एक्स क्या कह रहा है कि मैंने वाई को अपना कितने रुपए से डेटर बनाया है, 80,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि वाई इमीडिएटली 10,000 रुपए कैश पे कर रहा है, तो वो कैश सेल्स का पार्ट है। इसी तरीके से मिस्टर वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्स डेटर बनाए कितने के लिए? 80,000 रुपीज के लिए, 80,000 रुपीज के लिए। और परचेजेस हमने कितने की है? 90,000 की है और कैश पे कर दिया 10,000 रुपीज। तो कैश परचेजेस कितने की है? 10,000 की, और क्रेडिट परचेजेस कितने की है? 80,000 की। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास में उसने बीआर दिया है, ये नेक्स्ट एंट्री है, और बीआर लिखते समय भी उसने कुछ पैसे छोड़ दिए हैं। मैंने बोला फॉर एंटायर रिमेनिंग अमाउंट, फॉर रिमेनिंग अमाउंट उसने कितना, अब रिमेनिंग अमाउंट कितने का था? अगर मैं ये नहीं लिखता कि रिमेनिंग अमाउंट के लिए, तो उसका मतलब क्या होता कि अभी भी अगर मैं केवल क्वेश्चन में ये बोल देता कि उसने 78,000 का बीआर बनाया है, 78,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, तो 2,000 का अभी भी वो क्या रह जाता? उसका डेटर रह जाता। यानी कि अगर मैं सिर्फ ये कह देता ना, रिमेनिंग अमाउंट ना लिख करके, मैंने वर्ड क्या यूज किया क्वेश्चन के अंदर? फॉर रिमेनिंग अमाउंट। जो लोग क्लास में बैठे हैं वो अपनी कॉपी में चेक कर सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो रिवाइंड करके सुन सकते हैं मेरी आवाज को। मैंने यहाँ पे बोला था फॉर रिमेनिंग अमाउंट उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था 78,000 का। तो व्हाट वाज रिमेनिंग अमाउंट? रिमेनिंग अमाउंट वाज 80,000। यानी कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट का इशू बीच में आ जाता है। रिमेनिंग अमाउंट 80,000 था और 80,000 रुपए के बदले में अगर 78,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया, यानी कि 2,000 रुपए का डिस्काउंट लिया और दिया गया है। ठीक है सर, तो ये डिस्काउंट किसने दिया है? मिस्टर एक्स ने दिया है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। नॉर्मल हमारी एंट्री क्या बनती है? बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई। 80,000 से बननी चाहिए थी, लेकिन बोला गया 78,000 से बनाई गई है, तो 2,000 कहां पे आ जाएगा? अपने पास में डिस्काउंट के अंदर आ जाएगा। तो ये डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं और ये डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। हमारी नॉर्मल एंट्री क्या होती है? एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, लेकिन यहाँ पे बीच में डिस्काउंट का इशू भी आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा हुआ है कि एक 80,000 रुपीज का, एक 80,000 रुपीज का क्रेडिटर था जिसको कि 78,000 रुपीज का बीआर दे दिया गया। लेकिन क्वेश्चन में मैंने कहीं पे ये नहीं बोला कि इन फुल सेटलमेंट 80,000 के क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में यदि 78,000 का बीआर दे दिया होता तो डिस्काउंट का पॉइंट आ जाता एग्जिस्टेंस में। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 80,000 वाले क्रेडिटर को 78,000 का बीआर दे दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसका मतलब 2,000 का
वो क्रेडिटर अभी भी बना रहेगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कह रहा हूं, अभी भी 2000 का वो क्रेडिटर बना रहेगा। तो हमने देखो एंट्री क्या की है, जेड का अकाउंट क्लोज किया। जेड हमारा क्रेडिटर था ना, जेड क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी जो है ना वो कम हो गई है। कितने से? 78,000 से, ना कि 80,000 से, क्योंकि फुल सेटलमेंट नहीं लिखा था ना। और बीआर तो था ही 78 का। ठीक है जी, तो हमने बीआर किसको ट्रांसफर कर दिया है? जेड को ट्रांसफर कर दिया। कितने के लिए? 78,000 के लिए। और क्रेडिटर हमारा वो अभी भी बना हुआ है 2,000 रुपए के लिए। इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्रेडिटर था, वो 80,000 का था, उसमें 2,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। लेकिन आज के बाद वो कितने का क्रेडिटर रह जाएगा सर? 2,000 रुपए। तो मैंने क्या किया, जेड अकाउंट डेबिट टू बीआर। इस केस में वाई चुप था और जेड के पास में जो है वो बीआर आ गया है। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स, यानी कि एक्स भी उसका जो डेटर था वो कितने से कम हुआ है? 78,000 से हुआ। तो 78,000 से मैंने ये एंट्री दिखाई। और लास्ट एंट्री, एक्स चुप रहेगा और वाई अपना बिल्स पे करेगा। नॉर्मल जो एंट्री होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये इसको पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। कोई शक? इन सारी जर्नल एंट्रीज में कोई शक? बोलो। एक एंट्री में कुछ भी गलत, पूरी एंट्री गलत ही होगी। हाँ जी, पूरी एंट्री गलत होगी। और हमारे यहाँ तो कुछ भी टुकड़ों में मिलता ही नहीं है, पूरी एंट्री काट देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? नरेशन लिखेंगे सर इसकी। क्या नरेशन इसकी बता दूं? क्या नरेशन बताऊं? बीइंग कैश सेल्स ₹10,000 एंड क्रेडिट सेल्स 80,000 टू वाई। ऐसे ही उसको परचेज लिख देगा। अभी इसकी नरेशन पूछनी है आप लोगों को। बीइंग कैश सेल्स ₹10,000 एंड क्रेडिट सेल्स टू वाई फॉर ₹80,000। ऐसे ये परचेज की एंट्री कर देगा। बीइंग कैश परचेजेस वर्थ ₹10,000 एंड क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एक्स ₹80,000। ठीक है जी, और बोलो। इसकी भी नरेशन लिखी है आप लोगों ने? नहीं लिखी है? मैं लिखवाऊं? ठीक है, ओके है, ठीक है। नहीं सर, ऐसा नहीं मान सकते। अगर नहीं लिखा हुआ तो पेमेंट किया होगा तो लिखा होगा 2,000 का पेमेंट कर दिया उसने। अगर जो चीज लिखी है वो मानेंगे। वहां पे भी अगर फुल सेटलमेंट लिखा होता तो ही करते हैं। ऐसा एजम्पशन नहीं लेते आप, और अगर आज तक लेते आए हैं तो गलत लेते आए हैं, और फिर आपको नंबर भी मिले हैं उस चीज के। सर लास्ट क्लास के बाद में अब हमारा ये थर्ड केस है, एंडोर्समेंट डिसऑनर ऑफ बिल। लिखिएगा हेडिंग, डिसऑनर ऑफ बिल इन केस ऑफ एंडोर्समेंट। डिसऑनर ऑफ बिल इन केस ऑफ एंडोर्समेंट। इधर देखिएगा, ये मिस्टर एक्स थे और ये मिस्टर वाई थे। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड सेल की वर्थ ₹10 लाख, और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को प्रॉमिस किया टू पे आफ्टर 4 months। ये हुआ कब था? ये हुआ था 1 जनवरी को। तो ड्यू डेट आपको मालूम है कब आएगी? 4 मई आएगी। अच्छा जी, अब ये मिस्टर जेड थे, ये कौन थे? क्रेडिटर थे ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने ये बीआर एंडोर्स कर दिया, किसको? मिस्टर जेड को। तो ये बीआर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अगर कुछ ना लिखा हो तो हम क्या मानते हैं कि क्रेडिटर वो इतने के ही थे। ओके, अच्छा। अब ड्यू डेट पे, ऑन ड्यू डेट मिस्टर वाई रिफ्यूज टू पे।
and Mr. Z paid noting charges rupees 5,000 in the court. ठीक है सर, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया पे करने से और मिस्टर जेड ने ही उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। क्या मिस्टर जेड ऐसा कर सकते हैं? बताइए, क्या मिस्टर जेड ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। सर मिस्टर जेड जो है इनके अगेंस्ट, वाई के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे और पैसा पूरा का पूरा किससे निकलवाएंगे? मिस्टर एक्स से, मिस्टर एक्स से, यानी कि एक्स बीच में रिस्पॉन्सिबल होगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स जितने भी होते हैं ना, होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसमें से कोई भी इंसान केस फाइल कर सकता है मिस्टर वाई के रिफ्यूजल पे, लेकिन वो पैसा निकलवाएगा किससे? अपने चेन में आगे वाले से, सबसे आगे, आगे वाले से, अपने से आगे वाले से, जिससे उसने बिल लिया है। ए ने बी को, ए ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, तो इनमें से कोई भी बी के अगेंस्ट, जिसने की बिल एक्सेप्ट किया था, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, लेकिन पैसे कहां से निकलवाएगा? अपने आगे वाले से। हाँ, इस तरीके से जिससे उसने लिया। जी मैम पूछिए। एक्स जो है वो मतलब एक्स भी नोटिंग चार्जेस पे कर सकते हैं। एक्स भी नोटिंग चार्जेस पे कर सकता है, यानी कि अगर मान लो जेड जो है वो सिरदर्दी नहीं लेना चाहता, तो जेड क्या करेगा? वापस लाके दे देगा किसको? एक्स को, कि लो भाई साहब, ये जो आपने मेरे को दिया था ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये आप रख लो अपने पास और मेरे को सिर्फ कैश दे दो। तो ये भी हो सकता है। तो जिसने चीटिंग की है ना, उसके अगेंस्ट एक्स से लेकर के फर्दर चेन में जितने भी बंदे हैं, कोई भी नोटिंग चार्जेस पे कर सकता है। गॉट इट? सर जिसको सपोज पेनल्टी देनी होगी वो सबको देनी होगी या सिर्फ एक्स को देनी होगी? नोटिंग चार्जेस वाली। सर आपने कहा था ना कि जो नोटिंग चार्जेस पे करेगा ना, वही तो पेनल्टी है। ठीक है जी, जो नोटिंग चार्जेस पे करेगा, जिसने पे किया होगा उसको मिल जाएंगे। आपने कहा कि टाइम वेस्ट करने का भी होता है। हाँ, टाइम वेस्ट करने का ही ये नोटिंग चार्जेस वगैरह सब चीजें उसी के लिए ही होती है। नोटिंग चार्जेस, केस फाइल, अनाप शनाप, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि कंक्लूड करके नेट शेल में अब ये रिस्पॉन्सिबल कितने के लिए हो गया? 10,05,000 के लिए। ठीक है, इसको ऐसा बना लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसकी जनरल एंट्रीज लिखवाता हूँ आप। और जो बच्चे नए हैं, प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग ले लें और देख लें, लेकर के भी रखने का कोई फायदा नहीं होगा। मैम आप भी जो एब्सेंट थी लास्ट क्लास में ना, रिकॉर्डिंग ले ली? अच्छा, आज कोई पुराना पंछी फरार देखो अपने आसपास वालों, रेगुलर रहोगे बढ़िया रहोगे। हो गया? हटा दो इसको। ये x, ये y और z। जी, फर्स्ट एंट्री बोलो। y डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 10 लाख से। मेरे को एंट्रीज पीछे से आपकी आवाज आनी चाहिए। मान लो कि आप मुझे लिखवा रहे हो, मुझे नहीं आता। परचेजेस अकाउंट डेबिट 10 लाख। सेड 54। सेकंड, बीआर अकाउंट डेबिट 2y।
टू वाई, और यहाँ पे एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। 10 लाख। और जेड चुप, थर्ड एंट्री में एंडोर्समेंट हो रही है, जेड डेबिट टू बी आर 10 लाख का। और ये क्या कह रहा है, बी आर अकाउंट डेबिट 2x 10 लाख। जी सर, अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहां तक मेरे ख्याल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा कि मिस्टर जेड ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, मैं इसको यहां से हटा दूं, सबने लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखो। वैसे आप लोगों ने मेरे को लिखवाया तो खुद क्यों नहीं लिखा? अच्छा, नरेशन की वजह से कई लोग पीछे रह जाते हैं। कहाँ मेरी बच्ची? नहीं मेरी बच्ची, बिल्स पेबल क्यों आएगा? हाँ, एक बार खड़ी हो जा, मैं बताता हूं। बिल्स पेबल तब आता है, ये पनिशमेंट के वे में नहीं खड़ा किया, पहले तो मैंने फेस टू फेस होने के लिए किया क्योंकि मुझे शक्ल नहीं दिख रही। बिल्स पेबल बेटा तब आता है जब ये पर्सन ने अपने हाथ से लिख करके एक्सेप्ट करके कोई चीज इसको दी होती, इसने दूसरे की एक्सेप्ट की हुई वाली चीज उसको एंडोर्स्ड की है, तो ये इसका भी बीआर था और उसका भी बीआर था। ये अपनी तरफ से एज अ ड्रॉई बन के अगर उसको कोई एक्सेप्टेंस देता तो वो बिल्स पेबल की एंट्री बना। ठीक है, बैठ जाओ बेटा। हाँ जी, हो गया ये? अच्छा, अब सुनो, अब नोटिंग चार्जेस पे करने की बात हो रही थी। अब आप एक बात बताओ, जेड को कितने मिलने चाहिए? 10,05,000। किससे? 1,05,000 लिख दिया मैंने, सॉरी 10,05,000, ये ठीक लिखा है ना? हाँ, 10,05,000 किसको मिलने चाहिए थे? जेड एक्स टू जेड, ठीक है लिखा ना मैंने? एक्स से जेड को कितने मिलने चाहिए? 10 लाख पर, और वाई टू एक्स कितने मिलने चाहिए? 10,05,000 सर, वही अमाउंट। वाई से एक्स को कितने मिलेंगे? वाई टू एक्स। इसका मतलब एक बात मान लें कि अगर हम x की बात करें, x कॉमन है ना इन दोनों के बीच में, अगर हम x की बात कर रहे हैं तो x का डेटर कितने का है? 10,05,000 का, और क्रेडिटर कितने का है? तो क्या x एक डायरेक्ट एंट्री पास कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर। क्या z कोई डायरेक्ट एंट्री पास कर सकता है? नो सर। क्या y कोई डायरेक्ट एंट्री पास कर सकता है? नो सर, क्योंकि जो कॉमन होता है वही कर सकता है। ओके, ये चीज लिख लो, ये लिख लो कहीं अलग से। इन द बुक्स ऑफ एक्स, देखो मार्कर ये ब्लू है, पहले चल रहा था ब्लैक, फिर ब्लू चला, अब धीरे धीरे रेड पे आ गया है। देखा, चमत्कारी है ये। अभी आगे पता नहीं कौन सा कलर बदलेगा। गिरगिट ब्रांड हो गया, लिख लिया? अच्छा जी, चलो। अब सर जब बिल डिसऑनर होता है, बिल टूटता है, तो रिवर्सल एंट्री बनाते हैं, है ना?
ऐसे ही होता है ना, दे मेरे सारे गिफ्ट वापस कर। तो ये भी क्या करेगा, ये बी आर वापस कर देगा, इसके हाथ से बी आर निकल जाएगा। तो ये क्या करेंगे हम, यहां लिख दूं मैं टू बी आर अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा, नोटिंग चार्जेस की जो कहानी मैंने लास्ट क्लास में सिखाई थी वो एक बार रिवाइंड कर देता हूं, सो दैट जो नए बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी समझ में आ जाए। आइए देखिए सर, ये जो नोटिंग चार्जेस है ये यहाँ पे पे किए गए हैं, पेड बाय मिस्टर जेड, और ये इनकर्ड किए जाएंगे मिस्टर वाई। इसका मतलब इस एंट्री के अंदर इनका कैश डिक्रीज होगा, देयरफॉर क्रेडिट होगा कैश। क्या आप मेरी बात को समझ पाए जो मैं बोल रहा हूं, नए बच्चे खास तौर से बताइए सर। इन्होंने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं तो इनका कैश डिक्रीज होगा, और इन्होंने नोटिंग चार्जेस इनकर्ड किए हैं, यानी कि इन्होंने नोटिंग चार्जेस का भार उठाया है और इन्होंने केवल पे किया है। सर पे करने वाला ही तो भार उठाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने पे किया है अगर वो रीइंबर्समेंट ले ले सामने वाले से तो इसका मतलब भार किसी और ने उठाया और पे किसी और ने किया था। तो जिसने पे किया था उसका कैश डाउन होगा, कैश डाउन होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, और जिसने इसको इनकर्ड किया है तो नोटिंग चार्जेस उसके लिए एक्सपेंस हैं, उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। और सर अगर एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, नोटिंग चार्जेस के नाम से डेबिट हो जाएंगे उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, दोबारा से रिपीट कर दी है कि नोटिंग चार्जेस किसी ने पे किए हैं और पे करने के बाद वो दूसरे से रीइंबर्स करवाने वाला है। तो इसका मतलब क्या, इसने केवल पे किए हैं, कैश क्रेडिट हो जाएगा, और इसने इनकर्ड किए हैं यानी कि इसने बियर किए हैं तो इसके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और कैश घटता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है जी, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जेड की बुक्स ऑफ अकाउंट में टू बी आर, क्योंकि बी आर जा रहा है, कितने का जा रहा है सर, 10 लाख रुपए का, और टू कैश, कैश भी गया है ना नोटिंग चार्जेस की वजह से 5,000 रुपए का। और इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके ऊपर डालता है सर, एक्स के ऊपर डालता है, तो एक्स डेबिट। यानी कि जेड क्या कह रहा है, जेड कह रहा है नालायक एक्स तू मेरा वापस से डेटर बन गया है आज, कितने के लिए, 10,05,000 के लिए। एक्स एडमिट करता है, कहता है हाँ ठीक है, अभी एक्स कोई एंट्री नहीं बना रहा, ठीक है ओके। अब ऐसी ही डिसऑनर के ऊपर वाई एक जर्नल एंट्री बनाएगा, वाई एक जर्नल एंट्री बनाएगा, वाई क्या कहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि इसके अगेंस्ट नोटिंग चार्जेस पे किए दिए गए हैं और नोटिंग चार्जेस इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होने किस नाम से, नोटिंग चार्जेस के नाम से, तो वो कहेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, मैंने नोटिंग चार्जेस भी देनी है। और ये दोनों मिलाकर के देना किसको है, उसको, एक्स को। तो 2x यानी कि एक्स इसका क्रेडिटर बन गया है, कितने रुपए से, 10,05,000 रुपीज से, और यहां पे 10 लाख और यहां पे 5,000। गलती से भी बहुत से बच्चे गलती करते हैं, जब बीआर 10 लाख रुपए का था तो वो डिसऑनर होते हुए 10,05,000 का कैसे बन गया। नोटिंग चार्जेस बिल्स पेबल के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकते, अलग से डेबिट करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हमने क्या कर दिया, वाई ने एंट्री बना दी अपने यहाँ पे कि मैंने देने हैं किसको, मैंने देने हैं एक्स को, वो जेड के को तो जानता ही नहीं। अब यहाँ पे एक्स क्या कह रहा है, कहता है मैंने किसी से पैसे लेने हैं, ये जो है अपना क्रेडिटर मानता है मुझे, यानी कि मैं इसको क्या मानूंगा, अपना डेटर मानूंगा। तो एंट्री क्या बना देगा, ये देखो ये दोनों चीजें कॉमन है, ये काट देगा, मैं काट नहीं रहा हूं, डेबिट वाले और ये क्रेडिट वाले। सिर्फ क्या चीज है जो मैंने अभी बताया है कि उसने एक्स ने वाई से पैसे लेने हैं
और Z को पैसे देने हैं, यानी कि Z उसकी लायबिलिटी है और Y उसका डेटर है। डेटर बढ़ गया, डेटर बढ़ गया, X की बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी? Y डेबिट टू Z। अगर आप रिवर्सल एंट्रीज करके देखेंगे ना तो फाइनली कटने के बाद सारी फिगर्स यही अमाउंट, यही चीज बच जाती है। कितने के लिए? 10,05,000। ये डायरेक्ट एंट्री है जो एक्स ने बनाई है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट। अलग अलग भी बना सकते हैं जी, जो आपको गंदी आदतें पड़ी हुई हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। आप रिवर्सल चलना चाहते हैं ना, फोर्थ से थर्ड, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? ये नोटिंग चार्जेस पे किए हैं जिसने, ये किससे लेगा? उससे लेगा, एक्स से लेगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। इसकी नरेशन बीइंग बियर डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर जेड, being bear dishonor and noting charges paid by Mr. Z rupees 5,000 डायरेक्ट एंट्री के अंदर। घबराओ मत, परेशान मत हो, इसको नोट करो। अगर ये समझ नहीं आया तो दोबारा पूछो, और जो तुम पहले से करते आए हो वो भी करके दिखाता हूं। नोट करो पहले। So by the बाय के नरेशन में वो तो सिंपल है, बीइंग वही तो कल तो लिखवाई थी, being bill payable dishonored and noting charges paid by Mr. Z। हाँ, incurred बोल दो, paid by Mr. Z करना या फिर incurred by us, बात तो सेम है ना। इसकी भी बताओ, वो तो वही है नॉर्मल, being bill dishonor and noting charges paid इसको नोट करो जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी सर, अगर आप प्रॉपर चैनल से चलते हैं तो ये जनरल एंट्रीज होंगी आपके पास में। आपके पास में यहाँ पे एंडोर्समेंट की एंट्री हुई थी Z टू BR, कितने का? 10 लाख रुपए का, और BR टू X 10 लाख रुपए। अब जब बिल डिसऑनर हुआ, तो Z ने क्या बोला? मैं नोटिंग चार्जेस पे कर रहा हूँ, और नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो उसका कैश डाउन जाएगा, और कैश डाउन जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी? X डेबिट। अब X क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ये Z किससे पैसा लेने वाला है जी? X से लेने वाला है। ठीक है सर, तो X डेबिट कितने रुपए से? 10,05,000 से, जिसमें कि BR का 10 लाख का और 5,000 के नोटिंग चार्जेस थे। यानी कि वो केस तो फाइल कर रहा है Y के अगेंस्ट, लेकिन प्रॉपर चैनल से चलते हुए उसको किसको अपना डेटर बनाना पड़ेगा? X को। अब Z के बुक्स के एंट्री के बाद में X क्या बोलता है? कहता है हाँ सर, मैंने आपके पैसे देने हैं, आप मेरे वापस से क्रेडिटर बन जाइए, बल्कि मैंने आपके BR देने थे 10 लाख रुपए के, मैंने 10 लाख पहले देने थे, अब तो 5,000 और दूंगा, तो 10 लाख 5,000 आपको दूंगा। ये एंट्री उसने लिख दी। अब यहाँ पे इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में नोटिंग चार्जेस क्यों आ गया? क्योंकि सर मैंने आप लोगों को बताया कि जो पे करता है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश के नाम से नोटिंग चार्जेस होते हैं, और जो नोटिंग चार्जेस इनकर्ड करता है उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में नोटिंग चार्जेस। तो क्या सर ये इनकर्ड करेगा, एक्स नहीं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक्स इनकर्ड कर रहा है, और एक्स किससे निकलवा लेगा? ये नोटिंग चार्जेस वाई से। तो एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में ये डेबिट हो गए, क्योंकि अभी बियर कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। किसके लिए? जेड के लिए। लेकिन अल्टीमेटली वो किससे बियर करवा लेगा? वाई से। तो उसने क्या बोला? इसका बीआर वापस आ गया, नोटिंग चार्जेस यानी कि एक्सपेंसेस बढ़ गए, और जेड जो है वो इसका क्रेडिटर बन गया। तो एंट्री क्या बन गई? बीआर अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस। ये एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट था नहीं वैसे, ये एक्सपायर हो गया, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जब इसके बाद वापस आया तो ये बीआर के नाम से ये एंट्री करेगा। तो बीआर अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू जेड। अच्छा, अब जब ये लायबिलिटी वो वाई के ऊपर शिफ्ट करेगा
तो आप देख सकते हैं उसके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, क्रेडिट। ठीक है जी, तो एंट्री क्या बना जाएगा, वाई जो है वो डेटर बन गया उसका वापस से, बीआर ट्रांसफर कर दिया यानी कि बीआर एसेट कम हो गया, और नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस भी कम हो गए क्योंकि शिफ्ट हो गए ना उसके ऊपर, वाई के ऊपर, तो उसने ये जर्नल एंट्री बनाई। और वाई तो हमेशा से यही जर्नल एंट्री बनाता आ रहा था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस, जो उसके घटे हैं वो इसके बढ़ जाएंगे, तो बी बिल्स पेबल यानी कि लायबिलिटी एक्सपायर हो गई है इसकी आज, इस वजह से ऐसे बोल रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली दूसरी लायबिलिटी एक्जिस्टेंस में आ रही है। पिछली वाली लायबिलिटी बिल्स पेबल की 10 लाख रुपए की थी और नई लायबिलिटी 10,05,000 रुपए से है, तो नोटिंग चार्जेस बीच में आ गए हैं, वही वाली एंट्री उसने बनाई है। अब अगर आप इनको डेबिट और क्रेडिट को आपस में काट देंगे, जो कि कट जाते हैं, तो हमारी डायरेक्ट एंट्री बन करके आ जाती है क्या, वाई डेबिट टू जेड। यही मैंने शुरुआत में आपको लिखवाई थी और बोला था, क्या बोला था कि सर हमारे पास में जेड एक्स क्या एंट्री बनाएगा कि मैंने, मेरा डेटर इंक्रीज हो गया है 1,10,05,000 रुपए से, किस नाम से है वो डेटर, वाई, और जेड यानी कि क्रेडिटर भी अराइज हो गया है। ठीक है जी, तो डेबिट क्रेडिट अगर काटना चाहें काट करके डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं, ना काटना चाहें ये दो एंट्री बना सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए आपके ऊपर छोड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, बताइए किसी को कुछ पूछना हो जी। जब हम पेमेंट करेंगे, मतलब जब उनकी पेमेंट होगी तब एक्स की बुक्स में दो एंट्री होगी, एक्स की बुक्स में एक रिसीव करने की और एक पे करने की। रिसीव करने की और पे करने की क्या, मतलब नोटिंग चार्जेस की बात करें, हाँ जब से फाइनल उनका सेटलमेंट होगा और पेमेंट होगी, हाँ हाँ, तो फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं जब फाइनल सेटलमेंट होगी तो किस नाम से होगी, वो मतलब एक्स की बुक्स में दो एंट्रीज होंगी, कैश रिसीव करने की वाई से और एक जेड को पे करने की। हाँ, वो जेड को पे करे या ना करे बात की बात है, एक्स और वाई के बीच में रिश्ता तभी खत्म हो जाएगा अगर उसने पे कर दिया ये पैसा तो बाद में 10,05,000 रुपए, और वो जेड को पे करना ही पड़ेगा उसको। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी दिया हुआ होता है कि जैसे ही बीआर डिसऑनर होता है ना, तो लिखा होता है लैंग्वेज के अंदर कि एक्स ने हाथ जोड़ लिए वाई को और बोला सर इस नालायक से मैं बाद में निपट लूंगा, पहले आपकी कैश पेमेंट कर देता हूं। बात समझ में आई, क्योंकि रेपुटेशन उसकी भी डाउन होती है ना बीच में। और बताइए, चले आगे नेक्स्ट केस पे, लिख लिया आप लोगों ने ये डायरेक्ट एंट्री और इनडायरेक्ट एंट्री, हाँ लिख लो लिख लो। हो गया, हटा दो इसको। ये जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ये भी अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हैं, मुझे आपकी आवाज आएगी प्रॉपर। ये मत सोचिएगा कि आप दूर हैं हमसे, अगर आपका नेटवर्क इश्यू नहीं है तो आप दूर बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, देखें ये अपने प्यारे से मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई, क्या हाँ केस का नाम, फोर्थ केस मेरे ख्याल में बिल डिस्काउंटेड विद बैंक रह गया। ठीक है जी, लिखो जी, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, डिसऑनर ऑफ बिल
डिस्काउंटेड विद बैंक। ये मिस्टर एक्स थे सर, ये मिस्टर वाई थे। इन्होंने क्या किया आपको अच्छे से पता है। गुड्स सोल्ड 1 लाख रुपए की और प्रॉमिस टू पे आफ्टर 3 months। ओके सर, ठीक है। अब बैंक के पास जाते हैं, मिस्टर एक्स बीआर ट्रांसफर कर देते हैं और एनकैशमेंट ले लेते हैं। $99,000। इसका मतलब क्या हुआ? 1,000 के डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 1,000 रुपीज मैंने डिक्लेयर ही कर दिया क्वेश्चन के अंदर, यानी कि परसेंटेज वाइज सिखा चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमारी फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है ना? अच्छा जी, अब ऑन ड्यू डेट Mr. Y refused to pay and Mr. X paid noting charges। सर क्या बैंक भी नोटिंग चार्जेस पे कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, अभी तो करवाया था। ठीक है जी, तो ये क्या था? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का डिसऑनर। हटा दो इसको। नोटिंग चार्जेस एक्स ने पे किए हैं ₹3,000। ओके, ठीक है, बना लिया आप लोगों ने? हटा रहा हूं। ये सर एक्स, ये वाई, बैंक की तो बुक्स ऑफ अकाउंट हम बनाते ही नहीं। तो अब सबसे पहले सेल की एंट्री सेम, चलो अपनी कॉपी में लिखो जी, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और वाई की बुक्स में लिखो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। नरेशन की जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना। नेक्स्ट एंट्री लिखो एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में बीआर अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखो जी एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और सब में अमाउंट कितना कितना डालना है? 1 लाख सब में। ठीक है ना? चलें आगे। चलो सर, अच्छा, अब बीआर किससे एनकैश करा लिया गया? बैंक से। एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर चला गया 1 लाख का, नोटिंग चार्जेस लग गए 1,000 रुपए, और 99,000 रुपीज कैश बैंक में आ गया। ओके, और वाई इस मसले में कुछ नहीं बोला। चलो जी, अब नेक्स्ट एंट्री 1 2 नहीं 3 4 है, 3 और 4। बीआर डिसऑनर हो गया होगा,
तो अब बैंक को कितना पैसा वापस करना होगा मिस्टर एक्स को? रिफ्यूज कर दिया, बैंक गया किसके पास? वाई के पास, वाई ने रिफ्यूज कर दिया पे करने से और बीआर डिसऑनर हो गया। ओके सर, अब बैंक की जर्नल एंट्रीज अपन बना नहीं रहे हैं, तो बैंक का कहां पे आ गया? बीआर वापस लौट करके मिस्टर एक्स के पास, और हमारे क्वेश्चन के अंदर नोटिंग चार्जेस किसने पे किए हैं? एक्स ने। तो ठीक है सर, अब लौट करके वापस आया है, तो ये रिवर्स करेंगे हम, क्या बोलेंगे? बीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में है? एक्स और बैंक के बीच में। ठीक है जी, इसमें नोटिंग चार्जेस मत घुसा देना। अच्छा, कितना? 1 लाख। सर हाँ बच्चों बोलो। सर देखो कितना गंदा है बैंक, देते समय 99,000 देता है और लेते समय 1 लाख ले लेता है। ये तो बहुत बुरी बात है। नहीं, कोई भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि डिस्काउंटिंग चार्जेस वो टाइम पीरियड के लिए, जितने पीरियड के लिए उसने होल्ड किया था, उसको याद है, मैंने इन्वेस्टमेंट की कहानी सुनाई थी लास्ट क्लास में। तो अगर ये 1,000 भी वापस कर देगा तो उस टाइम पीरियड में जो होल्ड करने के लिए उसने कस्टमर को रिटर्न्स दिए थे वो तो उसको मिले नहीं ना। यानी कि जो डिस्काउंटिंग चार्जेस थे, या फिर तुम जिसको फीस समझते हो बैंक की, वो फीस तो उसको मिली नहीं ना, तो वो फीस मिलेगी और ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है बैंक को रिटर्न करेगा, क्योंकि वो होल्डिंग फी थी और होल्ड करने के लिए होल्ड उसने किया भी है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए से एंट्री होगी। अब इस मसले में वाई क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं, चुप अभी के लिए। अब एक्स भाई साहब क्या करेंगे? ये बीआर किसके मुंह पे दे मारेंगे? वाई के। तो एंट्री क्या बन जाएगी सर? वाई डेबिट। अब देखो, ये एंट्री इसका रिवर्सल है, और तुम्हारी कॉपी में जो सेकंड एंट्री लिखी हुई है ना, उसका रिवर्सल ये फिफ्थ एंट्री है नोटिंग चार्जेस के साथ। ठीक है, वाई डेबिट टू बीआर टू कैश। तो बीआर कितने का था? 1 लाख का था। 3,000 रुपए के नोटिंग चार्जेस पे किए, तो वाई से हमें कितने लेने? 1,03,000। और वाई क्या कह रहा है? कहता है हाँ सर मैंने आपके देने नहीं है पैसे। बीआर अकाउंट डेबिट, बीपी सॉरी, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है जी, कितना हो जाएगा ये? 1 लाख, ये 3,000 और ये 1,03,000। ठीक है जी, वाई की बुक्स में ये जनरल एंट्री होगी, एक्स की बुक्स में ये जनरल एंट्री होगी। कोई शक? तो इस तरीके से हमारा जो डिसऑनर है इसके चारों केस हो चुके हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल। देखो इसमें होता क्या, ये मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई, और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स सेल की थी। और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को प्रॉमिस किया था टू पे आफ्टर 3 months। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या हुआ कि मिस्टर वाई के पास में पैसे नहीं है, ठीक है ना? तो वो क्या करता था अभी तक?
बिल डिसऑनर कर देता था, होते थे या नहीं होते थे। दो कारण होते थे, या तो उसके पैसे नहीं होते थे या फिर उसका चाचा विधायक होता था। याद है लास्ट क्लास में? तो अब इसको पता लग चुका है अपनी चाचा की सच्चाई का भी, कि वो बचा नहीं सकता और पैसे भी नहीं है इसके पास ज्यादा पूरे के पूरे। तो ये ना ड्यू डेट से पहले पहले पहुंच जाता है मिस्टर एक्स के पास। पता है क्या कहता है? कहता है सर मेरे पास है ना ड्यू डेट पे देने के लिए पैसे नहीं है। तो मिस्टर एक्स कहते हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास में तो पैसे हैं, 5,000 अलग से रखे हैं मैंने नोटिंग चार्जेस के लिए। कहता सर ऐसा मत करो, मेरे को बदनाम मत करो मार्केट में, मेरे को आजकल लोग मुझसे डील भी नहीं करते। सर क्या ऐसा हो सकता है, सुनना आप क्या कह रहे हैं, सर क्या ऐसा हो सकता है। कहां बेचते हैं आप, मत लिखिए, मेरी सुनिए केवल, लिखने के लिए मैं टाइम देता हूं। तो ना अब वाई क्या कह रहा है, वाई कहता है सर प्रपोजल दे रहा है, कहता है सर मेरे पास है, मैंने आपके ना कितने देने हैं 1 लाख रुपीस, आप ना 40,000 इमीडिएटली ले लो मुझसे, ड्यू डेट से पहले ही 40,000 पार्ट पेमेंट ले लो और ना रिमेनिंग अमाउंट का एक नया बिल मुझ पे लिख दो जो कि मैं पक्का आपको पैसे पे कर दूंगा 2 महीने बाद। तो मिस्टर एक्स कहते हैं ऑलरेडी मैं तुझे 3 महीने दे चुका हूं, 3 महीने दे चुका हूं और अब तू 2 महीने की एक्सटेंशन मांग रहा है, तो काम तो गलत है। मैंने वैसे ही तेरे से इतने टाइम का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया था। अगर आज तू मुझे, अब सुनना ध्यान से, अगर आज तो मुझे पूरा 1 लाख रुपया दे देता, मैं बैंक में इसको डाल देता हूं और जितनी तू मुझसे टाइम पीरियड मांग रहा है ना उतने टाइम तक मुझे इंटरेस्ट मिल जाता बैंक से। तो तेरी वजह से 40,000 तो चल तू दे रहा है, 60,000 रुपीज जो मुझे नहीं दे रहा है उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट तो खराब हो गया ना, 2 महीने का जितना टाइम पीरियड अगर मैं तुझे दूंगा। तो मिस्टर वाई कहते हैं अरे सर टेंशन ही मत लो, पैसा बहुत है, प्यार चाहिए तो फिर दे दे पूरा। कहता लेकिन अभी नहीं देने के लिए, तो प्यार या पैसा नलायक हो। तो मिस्टर वाई ने क्या बोला, मिस्टर वाई ने बोला सर आप ये इंटरेस्ट भी बीआर के पैसों में जोड़ देना, बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसों में जोड़ देना, तो वो जो रिन्यूड बिल होगा उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूड होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? जो मैंने ये कहानी से आपको, कहानी के मीडियम से आपको सुनाने की कोशिश की, समझाने की, तो जो नया बिल रिन्यू होगा उसके अंदर उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना होगा। आइए अब इस चीज को लिख लेते हैं। बिफोर ड्यू डेट मिस्टर वाई went to Mr. X and offered him, क्या ऑफर किया जी? 40,000 रुपीज कैश में, रुपीज 40,000 in cash as a part payment. और क्या बोला? And requested him to make a new bill. ठीक है जी, along with amount of interest. ठीक है जी, ये लिखना है आपको। हाँ जी सर, ये पार्ट पेमेंट नेसेसरी तो नहीं है? नहीं नेसेसरी नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, नहीं होगी तो आप नहीं लिखोगे, होगी तो क्या लिखोगे वो मुझे सिखाना है आपको।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बोले कि 40,000 अभी ले लो, लेकिन किसी से अपनी बात मनवानी होती है ना, तो आधी उसकी भी माननी पड़ती है। तो 40% उसने अभी पे कर दिया। हाँ जी, कुछ और भी बोल रहा था कोई बच्चा? हाँ सर जरूरी होगा कि सर वो इंटरेस्ट लगाए। सर 99.99% केसेस के अंदर इंटरेस्ट लगाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आपको नहीं लगाना, फिर अपनी तरफ से रेट थोड़ी ना बनाओगे आप। लगा दे साइड ही तो हो। अच्छा, बीच में पेट आ गया था, वही ना मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, लेकिन कोशिश बेकार हो जाती है। भूख लग जाती है यार, पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते फिर सब खराब हो जाता है। क्या करूं? हटा दो इसको, लिख ली कहानी। चलो अब जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। अब देखो, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, वो तो तुम्हें मालूम है, रिमेन सेम। लिख दो अपनी कॉपी में फटाफट से, जल्दी से। एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखा आपने? वाई डेबिट टू सेल्स। क्या हुआ, परेशान क्यों है? दिख नहीं रहा तो तू आगे क्यों नहीं बैठा? यहाँ बैठ जा ना, आगे। यहाँ पे बैगवती बैठी है, आजा आजा, कल से बैठेगा। वो बैगवती याद है? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं बहुत कम मूवीज देखता हूँ, लेकिन जो देखता हूँ मुझे उसके कुछ कुछ पॉइंट्स याद रह जाते हैं, और वो कहीं ना कोइंसिडेंटली तुम्हारे क्लास के अंदर में मेरे काम भी आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सुंदर सा बैग वैसा ही है जैसा बैगवती थी, है ना? MK। हाँ जी, आपने सेल परचेज BR की एंट्री लिख ली खुद ही। क्या लिखा आपने? एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने लिखा Y टू सेल्स ₹1 लाख के लिए, और एक्स की बुक्स में ही लिखा BR डेबिट टू Y 1 लाख के लिए, और Y की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखा? परचेज अकाउंट डेबिट टू X, और फिर X डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब ड्यू डेट से पहले पहले ये पहुंच जाएगा। थर्ड एंट्री लिखेंगे हम। देखो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, कुछ भी मत लिखना। मैं ना पहले बात गलत नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं गलत कर दूं, मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं गलत कर दूं, मैं गलत बोलूंगा और फिर वो गलत क्यों है वो समझाऊंगा। अगर 1 सेकंड के लिए मैं पार्ट पेमेंट करवा देता हूं, यहां पे अभी सेकंड एंट्री क्या लिखी हुई है? BR है। तुम एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में देखो, वाई का अकाउंट क्लोज कर चुके हो, क्योंकि एक्स की बुक्स में वाई को डेबिट भी कर चुके हो, क्रेडिट भी कर चुके हो, है ना? है ना? ओके। तो अगर मैं यहाँ पे गलत एंट्री लिखता हूं, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, किस अधिकार से 40,000 रुपए मैं ले रहा हूं जब मैं वाई का अकाउंट क्लोज कर चुका हूं? अगर 1 सेकेंड के लिए ये वाई का अकाउंट है, ये वाई का अकाउंट है, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों जगह में 1-1 लाख रुपए लिख चुका हूं, अकाउंट तो वैसे ही क्लोज हो चुका है। अब किस अधिकार से कैश रिसीव कर रहा हूं? कुछ सेल की एंट्री तो है नहीं। बात समझ में आई? तो ये एंट्री नहीं होगी पहले, क्योंकि इससे पहले मुझे वाई को अपना डेटर बनाना पड़ेगा, रिवर्सल एंट्री करके, कैंसिलेशन करके। तो स्टेप वाइज चलेंगे अपन, ऐसे नहीं जोश जोश में आता है करके दिखाता हूं। पहले कैश दे दिया, फिर उसके बाद में नया बिल रिन्यू करा दिया, ओहो मैं तो भूल गया था, पुराना तो कैंसिल किया ही नहीं था, लाओ अब कर देता हूं अगली एंट्री में। वो कहता है मैं भी तुम्हें नहीं जानता, एग्जामिनर कहेगा मैं भी तुम्हें नहीं जानता, ये ले हो गया आंसर। चेक। और हमारे यहाँ ऐसे टीचर्स हैं, और टीचर्स को ये अथॉरिटी दी गई है, और मैं खुद ऐसा घमंडी टीचर हूं इस मामले में कि अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे तो मैं भी ऐसे चेक कर दूंगा। और फिर ये बात मत कहना कि सर स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं क्या? यहाँ डांस इंडिया डांस नहीं चल रहा, समझ गए बात? स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं क्या? एंट्री तो ठीक थी ना सर, और ठीक करने के लिए अगले 6 महीने दिए जाएंगे। समझ में आई बात?
जब तक आप सीक्वेंस सीख नहीं जाएंगे वो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, घर जा, नया तकिया खरीद, आराम से रो, 6 महीने बाद दोबारा आना। लेकिन निकलेगा तो तू यहां से तभी जब तू इस सीक्वेंस को सीख लेगा, क्योंकि तू इंजीनियरिंग नहीं कर रहा ना, तू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है। तेरे वजह से किसी और की गुडविल दांव पे लगी हुई है कंपनी की। याद है सत्यम डूबा था, लेकिन उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं डूबे थे, केपीएमजी नहीं डूबी थी, तो महिंद्रा ने वापस उसको टेक ओवर कर लिया। क्यों? अगर ये सीक्वेंस ना करने वाले होते तो ये भी डूब जाते। तो उनको अपनी स्किल सिक्योर करनी आती है और आपको भी पहले सिखाया जाएगा। आप सीख जाएंगे 6 महीने के अंदर तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं सीखेंगे तो रुका करके फिर से सिखाया जाएगा, लेकिन सीखे बिना नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है ना? सर डराते हो आप तो, हाँ डरना जरूरी है। तो ये एंट्री गलत, पहले हमें रिवर्सल करना पड़ेगा। रिवर्सल करने के लिए कैंसिलेशन वाली ही एंट्री, डिसऑनर वाली ही एंट्री चलेगी, लेकिन यहाँ नोटिंग चार्जेस नहीं होंगे अब की बारी। पुराने वाले केस में और इसमें क्या फर्क है? नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं होंगे सर? सर वहां इसने बदतमीजी ड्यू डेट पे की थी और यहाँ पे ये वापस आकर के ड्यू डेट से पहले हाथ जोड़ रहा है हमारे सामने, तो हम इसके अगेंस्ट केस थोड़ी करेंगे। अच्छा सर, तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में? बोलो जल्दी से। वाई डेबिट टू बी आर, यानी कि बी आर खत्म और वाई दोबारा से डेटर बन गया, और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगी सर? टू एक्स। हाँ सॉरी मैं ही गलत लिखा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स वापस से क्रेडिटर बन गया। कितने का? 1 लाख का। अब कर दो सर इसको पेमेंट, पार्ट पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर देगा पार्ट पेमेंट। क्या लिखेगा? एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 रुपीज। और ठीक भी है ना, पहले उसको क्रेडिटर बनाया, अब पार्शियल पेमेंट कर दी, अभी भी वो क्रेडिटर है। कितने रुपए का? 60,000 का। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे जी? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। पहले वाई को डेटर बनाया और डेटर कम कर दिया, कितने से? 40,000 रुपए से। किसकी बेटा? किसकी? इसमें नरेशन लिखो बेटा, बीइंग बी आर, बीइंग बिल कैंसल्ड, बीइंग बिल कैंसल्ड, और यहां पे भी सेम ही आएगी। और यहाँ पे बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, और यहाँ पे बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट एंट्री विद इंटरेस्ट। अच्छा इधर सुनो, ये जो इंटरेस्ट है ये एक्स के लिए इनकम है और वाई के एक्स के लिए इनकम है और वाई के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, इनकम बढ़ती है क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर टू अकाउंट डेबिट टू वाई और टू इंटरेस्ट। ठीक है ना? क्रेडिट कर दिया हमने, वाई से कितने लेने थे हमने? 60,000। इंटरेस्ट कितना बन रहा है? मान लो वहां पे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वहां लिख दो ₹500। अपने क्वेश्चन में लिख दो, जो हमने डायग्राम बनाया था ना, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट तक छोड़ दिया था ना हमने, लिखिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ₹500। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 60,500। ओके, और अब ये क्या बोलेगा? एक्स डेबिट टू सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो बिल्स पेबल टू क्या कर दूं? जैसे आपने BR हाँ BR2 ऐसे ही BP2। ठीक है जी, तो ये कितने का था? 60,000 का था ना, 60,500, और ये 60,000 और ये 500। जनरल एंट्री तो लिख दी। नरेशन बोलो, नरेशन ये बीइंग पार्ट पेमेंट मेड और रिसीव्ड तो बोल दिया था मैंने। बीइंग BR renewed for ₹60,000
along with interest rupees 500. Being BR renewed, क्या बोला था मैंने? For rupees 60,000 along with the along with interest 500. ठीक है जी, और ऐसे ही इसमें भी लिख देना. हाँ, नीचे लिखो हेलो हेलो हेलो, ये एंट्री लिख ली. एक और लिखो फटाफट से जाते हुए, एक और पॉइंट. वैसे मेरा टाइम ओवर हो गया, लेकिन और बाहर चक्कर भी मारे जा रहे हैं देखते हुए. ये इस चीज को दर्शाते हैं कि हमारा टाइम खत्म हो गया है. अब आप बाहर आ जाइए क्योंकि हमें अंदर आना है. वो मुझे नहीं पता, ब्रेक का तुम उनसे बात करना, मैं तो चले जाएगा यहाँ से. ठीक है, तो हाँ जी लिखो. व्हाट वुड बी योर आंसर? व्हाट वुड बी योर आंसर लिखो ना, जल्दी जल्दी. सुनो, लिखो जी. व्हाट वुड बी योर आंसर if in above example it is given that, it is provided that या given that on due date of BR2, on due date of BR2, on due date of BR2, Mr. Y was able to pay only 60% of his debt. Only 60% of his debt. तो यहाँ पे 6th एंट्री क्या हो जाएगी जी? यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि जो मेरे अमाउंट के बिल डिस्काउंट हुआ है या वापस रिन्यू हुआ है, अगर कुछ मेंशन हुआ नहीं, BR2 लिखवाया मैंने. तो इसके बाद अमाउंट, हाँ, अब उसके बाद मतलब जब सेकंड की भी पेमेंट करने की बात आई ना, तो वाई ना सिर्फ 60% ही पे कर पाया, मतलब 40% के लिए फिर मक्कार हो गया. कंसीडर करेंगे, रिन्यूअल कंसीडर करेंगे, रिन्यूअल नहीं कंसीडर करेंगे, डिसऑनर ही करेंगे. अगर कुछ मेंशन हुआ. हाँ, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी सर? डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी. पहले तो क्या लिखेगा ये जल्दी बताओ. और देखो मैंने नोटिंग चार्जेस नहीं बोले थे अभी लिखने को, क्योंकि वो मैं सिखा चुका हूँ. बोलो यहाँ पे क्या लिखिएगा? वाई डेबिट टू BR पूरे के लिए 60,500. और ये क्या बोलेगा? बिल्स पेबल. अरे बोलते क्यों नहीं हो? अकाउंट डेबिट टू एक्स को देने हैं 60,500. ओके, ये हो गया. अब 7th एंट्री रिसीव करने की अमाउंट. पहले हमने उसको वापस से डेटर बना दिया. अच्छा जी, तो अब क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है जी, 60% अमाउंट आएगा. और ये लिख देगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई. 60% अमाउंट बताना 46,300. कितना? 46,300. 36,300. और यहाँ पे 40% 24,200. और ये टोटल 60,500. ठीक है. अच्छा, ये तो बैड डेट्स की एंट्री बना देगा. वो खुद को चोर कैसे बोलेगा? डेफिशिएंसी अकाउंट से बताया था मैंने आप लोगों को. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जनरल एंट्री, किसके जो पैसे बच गए हैं, एक्स डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी अकाउंट. $60,500 कैश पे किया इसने, 36,300 और एफिशिएंसी 24,200. जनरल एंट्री नरेशन लिखो. जो हो रहा है वही नरेशन है. इसकी नरेशन या इसकी? ये तो बीइंग BR2 डिसऑनर, और यहाँ पे बीइंग बिल्स पेबल डिसऑनर, और यहाँ पे पार्ट पेमेंट हुई है
तो यहाँ पे लिखेंगे हम, लिखो जी, being only 60% amount recovered from Mr. Y, being only 60% amount recovered from Mr. Y, और उधर क्या वो लिखेगा, being only 60% amount paid to Mr. X and remaining shifted to deficiency account। मतलब जो हो रहा है वही हमारी नरेशन है। अब ये जो लास्ट वाला एक केस मैंने जल्दी जल्दी में कराया है, ये अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करूंगा, मतलब दोबारा बता दूं, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।